हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया है था और पिछले क्वेश्चन तक जो भी क्वेश्चंस था वो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन था। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी क्वेश्चन नंबर 5 से जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसके कंसिस्टेंसी पे भी बात करेंगे। तो देखो पहले तो ये समझते हैं कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो देखो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते किसको है, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो अगर मान लो आपको इक्वेशन दिया हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0 और तीसरा इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। तो आप देखोगे इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पे आप देखते तो ये तीनों जीरो नहीं था, सही है। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर ऐसा हुआ कि एक्स वाई जेड वाला टर्म आपका लेफ्ट साइड है और राइट साइड जो है वो सभी जीरो है, तीनों के तीनों जीरो है, तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक भी अगर जीरो नहीं हुआ तो वो नॉन होमोजेनियस में काउंट हो जाएगा। जैसे मान लो ये जीरो के बराबर नहीं रहता, कोई नंबर रहता ये, बाकी ये दोनों जीरो रहता तो ये सिस्टम नॉन होमोजेनियस कहलाता। कोई एक भी अगर जीरो के बराबर नहीं हुआ तो ये नॉन होमोजेनियस हो जाएगा। कहने का मतलब होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होने के लिए जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो सभी जीरो के बराबर ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब देखो हम लोगों ने जो क्रैमर्स रूल्स के थ्रू जो हमने सॉल्व किया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, उसमें हमने क्या पढ़ा था मैं आपको बता देता हूं। देखो हम लोग तीन चार चीजें निकालते थे। क्या? एक तो हम निकालते थे डी, और डी क्या होता था, जो एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट होता था उसको हम लोग निकालते थे इस तरह से कि a1 a2 a3, फिर अगला है b1 b2 b3, फिर अगला है c1 c2 एंड c3। ये हो गया डी। चार चीजें निकालते थे, डी d1 d2 d3 ये निकालते थे हम लोग। तो देखो ये हमने डी निकाला। अगर हम लोग d1 की बात करें तो d1 कैसे निकलेगा, तो d1 निकालने के लिए d का ही यूज करेंगे। कैसे? जो हमारा कॉलम फर्स्ट है उसको रिप्लेस कर देंगे इस कांस्टेंट टर्म से। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो सभी जीरो है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 0 एंड 0। बाकी ये कॉपी कर देंगे b1 b2 एंड b3, इसके बाद c1 c2 एंड c3। तो आप नोटिस करोगे कि अगर डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर सभी जीरो हो गया तो उसका वैल्यू मिलता है 0, ठीक है। चलिए d2 निकालते हैं। तो d2 कैसे निकालेंगे, तो सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट टर्म से, अगेन 0 आ जाएगा है ना, a1 a2 a3। तो यहां लिख देंगे 0 0 एंड 0, बाकी आ जाएगा c1 c2 एंड c3। तो आप देखो यहां भी एक कॉलम का सभी एलिमेंट जीरो है तो ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, सही ना। अच्छा d3 निकालते हैं। d3 कैसे निकलेगा, तो थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे हम लोग कांस्टेंट टर्म यानी कि 0 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो बाकी कॉपी कर देंगे a2 a3, यहाँ पे b1 b2 एंड b3, अगला आएगा 0 0 एंड 0। तो आप देखोगे यहाँ भी एक कॉलम क्या है, एक कॉलम का सभी एलिमेंट 0 है तो ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हुआ तो उसमें d1 d2 d3 ये तीनों की वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। अच्छा तो अब इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि x इज इक्वल टू होता है, x इज इक्वल टू d1 बाई डी। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो यहां लिखेंगे d इंटू एक्स इज इक्वल टू d1, ठीक है। अच्छा y इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था, तो y इज इक्वल टू था d2 बाई डी, यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो d इंटू वाई इज इक्वल टू आ जाएगा d2। और अगर हम लोग तीसरे इक्वेशन की बात करें तो z इज इक्वल टू था d3 बाई डी, तो यहां से अगर हम लोग d इंटू जेड कर लें तो इज इक्वल टू आ जाएगा d3, ठीक है।
ये तीनों आ गया। अब जरा सुनना ध्यान से, देखो यहां पे ये जो चीजें हैं डी अगर जीरो हुआ, अगर चूंकि ये तीनों तो जीरो है ही, वो तो कंफर्म है, तो कहने का मतलब D1 भी जीरो है, D2 भी जीरो है और D3 भी जीरो है। तो आप बोल दोगे सर देखिए D1 जीरो, तो यहाँ पे जीरो लिख देंगे और ये हो जाएगा D इंटू एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा D इंटू वाई, ये भी हो जाएगा जीरो, और यहाँ पे आ जाएगा D इंटू जेड इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि D1 D2 D3 तीनों क्या है, जीरो है। अब जरा ध्यान से सुनना, x का वैल्यू निकालना है तो d को उठा के इधर डिवाइड करेंगे, सही ना। लेकिन आप किसी भी नंबर को जब डिवाइड कर रहे होते हो तो आपको यह ध्यान रखना है कि वो नंबर जीरो के बराबर नहीं हो। अगर वो जीरो के बराबर हुआ तो डिवाइड कर दोगे तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना होता है किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो ऐसे लिखा होता है x इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो आप कभी भी x को इधर डिवाइड नहीं करते हो। क्यों नहीं करते? क्योंकि x से वेरिएबल, और हमें पता नहीं कि इस वेरिएबल की वैल्यू जीरो के बराबर है या नहीं है। अगर ये जीरो के बराबर हुआ तो डिवाइड हम लोग नहीं कर पाएंगे, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं, या तो ये जीरो होगा या तो x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो होगा, सही ना। तो कभी भी वेरिएबल को हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां देखो, यहां पे d इंटू एक्स है, तो x की वैल्यू निकालना हो तो d को इधर डिवाइड करेंगे। लेकिन डिवाइड करने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि d की वैल्यू जीरो है या नहीं है। अगर d की वैल्यू जीरो हुआ तो हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा, सही है। अच्छा, तो अब सुनना, अगर मान लो कि d जीरो नहीं है, अगर d जीरो नहीं है, इफ d डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब d को हम आसानी से डिवाइड कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हो कि x की वैल्यू आ जाएगा जीरो, चूंकि जीरो के साथ d को डिवाइड करेंगे तो जीरो ही मिलेगा। यहाँ पे y की वैल्यू भी क्या मिल जाएगा, जीरो। यहाँ पे z की वैल्यू भी क्या मिल जाएगा, जीरो मिलेगा। कब? जब d की वैल्यू जीरो होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा तब। तो हम लोग बोलेंगे यानी कि d अगर जीरो के बराबर नहीं है तो हमारे पास जो सॉल्यूशन मिलेगा वो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा जो सभी वैल्यू जीरो आएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन, अगर सभी की वैल्यू जीरो मिले तो उसको हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। x की वैल्यू भी जीरो, y की वैल्यू भी जीरो और z की वैल्यू भी जीरो मिला, तो ऐसे सॉल्यूशन क्या बोलेंगे? ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे। और अगर तीनों की वैल्यू में से कोई एक भी नॉन जीरो हुआ तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो वो कब मिलेगा वो सुनना। तो अगर d जीरो के बराबर नहीं हुआ तो सभी की वैल्यू क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, z इक्वल टू जीरो। कब बोलेंगे? जब d की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हुआ तब। अगर d की वैल्यू जीरो के बराबर हुआ, इफ d इज इक्वल टू जीरो, अगर d की वैल्यू जीरो के बराबर हुआ तो इसका मतलब यह है कि ये वैल्यू हो गया जीरो, तो जीरो इंटू एक्स करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो जीरो बराबर जीरो, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। यानी कि एक्स की कोई भी वैल्यू हम यहां पे लें, डी की वैल्यू चूंकि जीरो है तो ये तो जीरो हो जाएगा ही हो जाएगा, हमेशा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो जीरो बन रहा है ये डी की वैल्यू की जीरो की वजह से बन रहा है। तो एक्स की वैल्यू हम कुछ भी लें, एक्स वाई जेड कुछ भी लें, एबीसी कोई भी रियल नंबर रखें, तो ये तो वैल्यू हमेशा एलएचएस क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा, और जो आरएचएस के बराबर आ रहा है। यानी कि x का कोई भी वैल्यू हम यहां पे रखेंगे ये स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा। ये जो हमारा इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह कोई भी रियल नंबर डाल दो, आप x की जगह कोई भी रियल नंबर डाल दो, चूंकि d जीरो है तो कोई भी रियल नंबर को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो बन जाएगा, और जीरो इक्वल टू जीरो यानी स्टेटमेंट तो ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब अगर d जीरो के बराबर होगा तो x की वैल्यू क्या हो सकता है? एनी रियल नंबर हो सकता है। सेम काम यहां भी y की वैल्यू क्या हो सकता है? एनी रियल नंबर। z की वैल्यू क्या हो सकता है? एनी रियल नंबर। तो हम लोग यहां पे बोलेंगे कि x इज इक्वल टू एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोलने का मतलब चूंकि फिक्स नहीं ना x की वैल्यू, बहुत सारा वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा ये। सेम काम यहाँ पे y के लिए भी एनी रियल नंबर आ सकता है, z के लिए भी एनी रियल नंबर आ सकता है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोल देंगे? हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो अब आप बोलोगे सर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो ये तो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे, ठीक है। अभी हम फिलहाल बात करते हैं ये, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी कि जीरो नहीं मिलेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है।
नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से हम लोग उल्टा भी सोच लिए, क्या कि अगर किसी ने बोल दिया कि हमें सॉल्यूशन चाहिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन हो सकता है, तो आप बोलोगे d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और d क्या है, तो जो हमारा एक्स वाई जेड का जो कॉफिशिएंट डिटर्मिनेंट में रखते हैं वही क्या है, d है। अगर d 0 के बराबर है तो हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, जीरो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा है इसका मतलब d डज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा अगर होमोजेनियस इक्वेशन है तो। ये जो भी मैं बात कर रहा हूं ये किसकी बात कर रहे हैं, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉन होमोजेनियस में मैंने ऑलरेडी बात कर लिया है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। कैसे पता चला होमोजेनियस है, यहाँ पे सभी कांस्टेंट टर्म क्या है, जीरो है, और सभी जीरो है तो ये होमोजेनियस कहलाएगा। कोई एक भी जीरो नहीं हुआ तो नॉन होमोजेनियस कहलाएगा। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की, नॉन होमोजेनियस में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखा है। तो देखो d अगर जीरो के बराबर नहीं हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी x की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू जीरो, z की वैल्यू जीरो। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन कहने का मतलब ये हुआ कि सभी की वैल्यू जीरो, तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है। कोई एक भी जीरो के बराबर नहीं हुआ तो नॉन ट्रिवियल कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट करते हैं, ठीक है। इसका हेडलाइन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, है ना, वो लिख के भी दिया है कि होमोजेनियस है। और नहीं भी लिखता तो भी आपको पता चल जाना चाहिए था। एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा है एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। और 3x प्लस 6y माइनस 5z इज इक्वल टू 0, ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। कैसा इक्वेशन है, होमोजेनियस है। कैसे पता चला, क्योंकि राइट साइड जो कांस्टेंट टर्म है वो सभी क्या है, जीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहला काम क्या, डी निकालना। तो डी कैसे निकालेंगे, तो डी निकालने के लिए हम लोग एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट को डिटर्मिनेंट में रखेंगे। तो 1 1 और -1 आएगा, तो 1 1 एंड -1। अगला आएगा 1 -2 एंड -1, ठीक है। फिर अगला आएगा 3 और यहाँ से 6 और यहाँ से -5, ठीक है। और d को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ब्रैकेट क्लोज, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 5 दूनी 10 यानी कि 10 हो जाएगा। फिर माइनस में 6, फिर अगला आएगा -1, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो ये हो जाएगा -5 -3, ठीक है ना, ये आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो हो जाएगा 6 और प्लस में 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 10 - 6 यानी 4, और यह जाएगा प्लस में 5 और 3 8, और यहाँ पे 12 आ जाएगा माइनस का। तो ये देखो ये +12 -12 यानी d की वैल्यू आ गया 0। d की वैल्यू जैसे ही 0 आया इसका मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, सही ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप बोलोगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा तो सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा हुआ कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करना चाहिए वो आप ध्यान से सुनना। यहाँ पे कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। आप किसी भी एक वेरिएबल को कोई भी रियल नंबर मान लो, आप k मान सकते हो, t मान सकते हो, अल्फा मान सकते हो, कोई भी एक रियल नंबर मान लो उसको, ठीक है ना। बाकी के वेरिएबल को उसी के टर्म में लेकर के आएंगे, हमारा सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले आप ये करना कि अगर आपके पास 3 इक्वेशन है तो आप क्या करो, किसी भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करके और एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो। इससे फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। करना क्या है, आप ऐसा करना कि तीनों इक्वेशन में से कोई भी 2 इक्वेशन का यूज करते हुए किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, किसी भी एक वेरिएबल को गायब कर दो। जैसे मान लो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को यूज किया। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो -z + z ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से 2 वेरिएबल का हमारा एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ वो ध्यान सुनना कि फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं। ऐड करने से क्या होगा, तो ये जगह x + y - z = 0।
अगला है x माइनस 2y और यहाँ पे प्लस में z इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको जरा हम ऐड करते हैं तो ऐड करने से क्या होगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा माइनस का y और ये हो जाएगा 0। सही है। अब यहाँ से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे के टर्म में निकाल लेते हैं। तो चलो यहाँ से देखो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगा 2x। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो, किसी एक वेरिएबल को कोई भी रियल नंबर मान लो, किसी भी एक वेरिएबल को, या तो y को या तो x को। तो यहाँ पे x को मानना बहुत ही आसान है ना, तो y की वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, लेट x को हमने मान लिया क्या, k मान लेते हैं। ठीक है ना, बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, हमने k को कोई एक रियल नंबर मान लिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इस x की वैल्यू को यहाँ पर रख देते, तो x की वैल्यू k है तो y की वैल्यू कितना आ गया, 2k आ गया। अगर x की वैल्यू k है तो y की वैल्यू कितना आ गया, 2k आ गया। तो अब हमें z की वैल्यू निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकलेगा, तो इस x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों को उठा के किसी एक इक्वेशन में आप रख दो, या तो 1 में या तो 2 में। चलो मैं किस में रख देता हूँ, फर्स्ट में रख देता हूँ। ठीक है ना, तो पुट इन फर्स्ट, है ना, फर्स्ट में रख देते हैं। चलो फर्स्ट में रखते हैं तो क्या मिलेगा वो देखना ध्यान से। फर्स्ट में रखते हैं तो x की जगह क्या रखेंगे, k, और फिर y की जगह क्या रखेंगे, 2k, और फिर माइनस का z इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 3k माइनस z इज इक्वल टू 0, यानी z की वैल्यू आ जाएगा 3k। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है, x y z की वैल्यू। तो देखो x की वैल्यू आया है कितना, x की वैल्यू तो हमने k माना था, और y की वैल्यू क्या है, 2k है, और यहाँ पे z की वैल्यू क्या है, 3k। ठीक है ना, ये आ गया आपका सॉल्यूशन, जहां पे k क्या है, k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, और ये हो गया आपका आंसर। यानी k के अलग अलग वैल्यूज के लिए x y z की वैल्यू अलग अलग मिलेगा, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि k पे डिपेंड कर रहा है, और k क्या है, एनी रियल नंबर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, हम अगले क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे कर लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का सेकंड, 5 का सेकंड नंबर। ठीक है, यहाँ भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है जो कि क्या है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस पहचानने के लिए क्या करना होता है, एक्स वाई जेड वाले को छोड़ करके कांस्टेंट टर्म सभी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऐसे इक्वेशन को होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, 5 का 2 नंबर, इसमें इक्वेशन है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, और x माइनस 4y, x माइनस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अगला है 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, माइनस 2z इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है, और यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो हमने देखा क्या कि सभी कांस्टेंट टर्म सभी 0, यानी कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो हमें पहले d निकालना पड़ेगा। d क्या होता है, d होता है कि x y z के कोफिशिएंट को डिटर्मिनेंट में रखेंगे, यानी आ जाएगा 3, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 1, फिर माइनस 4 एंड 3, फिर अगला है 2, फिर यहाँ से 5 और यहाँ से माइनस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3 को ढकेंगे तो इसके कॉलम इसके रो को ढक देंगे तो कितना आ जाएगा 8 और माइनस 15, फिर माइनस का 1, फिर इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो माइनस 2, माइनस का 6, फिर प्लस का 1, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो जाएगा 5 प्लस 8 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 8 7 15, यानी माइनस 7 3 21, माइनस 21 आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना प्लस में, और 6 और 2 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस में कितना 8 5 13, ये आ जाएगा 13। तो 8 तो नहीं 11 है ना, तो माइनस 21 अब प्लस का 21, इसका मतलब वैल्यू आ गया 0। अब जैसे ही d 0 आया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग d 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए, दो इक्वेशन का यूज करते हुए एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं कि आप x को एलिमिनेट करो, आप y को एलिमिनेट कर सकते हो, z को एलिमिनेट करो, जो आपको अच्छा लगे उसको एलिमिनेट कर दो। सही ना, तो बताओ किसको एलिमिनेट करना चाहिए, कौन आसानी से एलिमिनेट हो सकता है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे
जेड भी आसानी से एलिमिनेट हो सकता है, एक्स भी आसानी से एलिमिनेट हो सकता है। चलो मैं आपको एक्स को एलिमिनेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इक्वेशन 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा यहाँ पे y को बहुत आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे y को, इस वाले इक्वेशन को, 1 वाले इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर देंगे तो y आसानी से गायब हो जाएगा। तो चलो इस बार y को गायब कर देते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम फर्स्ट इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और प्लस करना पड़ेगा इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ऐड कर देंगे तो y और y गायब हो जाएगा। तो देखो यहाँ बचेगा 4 से मल्टीप्लाई करना है 1 पे, क्या बन जाएगा 4 तिया 12 यानी कि 12x और प्लस में 4y और यहाँ पे 4z इज इक्वल टू 0। उसके बाद सेकंड वाले इक्वेशन को, तो x माइनस 4y और प्लस में 3z, तो आप देखो दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 13x और यहाँ पे पता है कितना 4 3 7 7z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, किसी भी एक की वैल्यू। चलो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा -7z और अपॉन में 13 आ जाएगा, -7z अपॉन में 13 आ गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप किसी एक को कोई रियल नंबर मान लो। चलो हमने यहाँ पे लेट मान लिया z को, लेट z इज इक्वल टू k हमने माना। कोई जरूरी नहीं आप k मान सकते हो, आप t मान सकते हो, अल्फा मान सकते हो, कोई भी एक बड़ी ये मान लो रियल नंबर। बस आप ध्यान रखना यहाँ पे k क्या है, एनी रियल नंबर है। तो आप देखो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगा -7k अपॉन में 13 आ जाएगा, है ना। जैसे ही हमने z की वैल्यू k माना तो x की वैल्यू चमक गया k के फॉर्म में। अब हमें z और x इन दोनों की वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में रख दो और वहां से हम लोग अगले वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको पुट कर देते हैं, चलो फर्स्ट में, है ना, पुट इन फर्स्ट में रख देते हैं, सही है। अच्छा फर्स्ट में रख के हम लोग रखते हैं सेकंड में, ज़्यादा आसान रहेगा, है ना। तो सेकंड में रख देते हैं, सेकंड में पुट इन सेकंड। तो सेकंड में रखो, देखो क्या आएगा। तो x की वैल्यू निकालना था, नहीं हमें निकालना है किसकी वैल्यू, y की वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट में रखना ज़्यादा आसान होगा, है ना, हमें फर्स्ट में रख देते हैं। चलो यहाँ पे, तो यहाँ देखो ये हो जाएगा 3x और x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू -7k अपॉन 13, तो यहाँ रख देंगे -7k अपॉन 13 और प्लस में y और प्लस में z की वैल्यू हमने क्या माना था, k माना था, इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -21k अपॉन 13 और प्लस y प्लस k इज इक्वल टू 0। अब y को छोड़कर बाकी को उधर ले जाते हैं, तो y इज इक्वल टू ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और प्लस में k, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 13, यह हो जाएगा 21k और प्लस में 13k। अब इसको सॉल्व कर लेते हो, 3 1 हो जाएगा 4 और 2 1 3, 34k अपॉन 13। अब ये तो कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दिए, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो नंबर निकल के आ रहा है वो क्या क्या आया, तो x की वैल्यू आया हमारे पास -7k अपॉन 13, y की वैल्यू निकल के आया 34/13 और यहाँ पे k, और z की वैल्यू क्या निकल के आया k। अब देखो इस आंसर को आप सिंपल फॉर्म में भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। कैसे वो सुनना, सभी में हम लोग 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे क्या होगा सिंपल फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो देखो हम लोग 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि k क्या है, कोई भी रियल नंबर है। तो आप k की जगह तो आप ऐसा लिख दो 13t, तो 13 कट जाएगा, है ना, तो बात तो एक ही है। तो यहाँ पे 13 से सभी को मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगा, x की वैल्यू आ जाएगा माइनस में 7k आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगा 34k आ जाएगा और z की वैल्यू क्या आ जाएगा 13k आ जाएगा, क्योंकि हमने सभी को k से 13 से मल्टीप्लाई कर लिया सिंपल फॉर्म में लाने के लिए, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड नंबर -7k और 8k आ रहा है ना, तो सेकंड नंबर में कुछ गड़बड़ आ रहा है, 13k z तो सही है, y की वैल्यू गलत आ रहा है। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है कि इसको हम लोग राइट साइड ले गए तो ये प्लस में हो गया, ये प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो ये एक मिस्टेक था, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो 21 में से 13 घटा देंगे, है ना, तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा 21, 11 में से 3 गया, 8 3 11 यानी 8 बच जाएगा, बस 8 3 11, है ना। तो 8 बच जाएगा, 8/13 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 8k/13। तो ये मिसप्रिंट था, मैंने सही कर दिया। अब यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप जेड को ही के मानो, एक्स को भी आप के मान सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सही ना।
बस आप देखो आंसर को सिंपल फॉर्म में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो सभी में, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, 5 का थर्ड नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड नंबर, इसमें लिखा है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0। और अगला x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। और 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0, प्लस 3z इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसको सॉल्व करना है तो आप देखोगे ये होमोजेनियस है, क्योंकि सभी क्या है, कांस्टेंट टर्म 0 है। तो d निकालेंगे, तो d कितना आएगा, सॉल्व करते हैं। तो x y z के कोफिशिएंट को रखेंगे, यानी कि 2 3 एंड 4, अगला है 1 1 एंड 1, अगला है 2 माइनस 1 एंड 3, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 2 लिखेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो यह आ जाएगा 3 प्लस 1, फिर अगला है माइनस 3, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, यह आ जाएगा 3 माइनस 2, अगला आएगा 4, इसके कॉलम इसके रो को ढक देंगे, तो जाएगा माइनस 1 माइनस का 2, ये आ जाएगा 3 प्लस 1 4, 4 2 जा 8, यानी 8 आ जाएगा माइनस, और ये 1 1 इंटू 3 यानी कि 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा माइनस 3 इंटू 4 माइनस का 12, सही है। तो यह आ जाएगा 8 और माइनस का 15, तो माइनस का 7 आ गया, यानी कि d की वैल्यू डज नॉट इज इक्वल टू 0 आया है। d की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं आया, और अगर d की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब तो बोलेंगे कि सॉल्यूशन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, और ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलने का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 0 मिलेगा, y की वैल्यू 0 मिलेगा, और z की वैल्यू भी 0 मिलेगा, और ये हो गया इसका आंसर, है ना। मैंने आपको थ्योरी बताया हुआ है, तो आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन। अच्छा इक्वेशन दे रखा है क्या, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगला इक्वेशन है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0, प्लस 3z इज इक्वल टू 0। अगला है 7x, 7x और प्लस लैम्डा वाई, प्लस लैम्डा वाई और माइनस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें ये बताना है कि लैम्डा की वैल्यू क्या रखें ताकि ये सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन जो है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दे, सही ना, और उसके बाद सॉल्यूशन भी बताना है। तो पहली बात तो ये कि ये जो अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा तो वो तो एक ही केस में देता है, कब, जब हमारा d की वैल्यू क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। और d क्या होता है, तो यहाँ पे बोलेंगे फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के मैंने आपको कंडीशन क्या बताया था, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको कंडीशन बताया था कि d की वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हम लोग लेकर चलेंगे, है ना, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो d का मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को डिटर्मिनेंट में रखेंगे, तो यह जाएगा -2, यह जाएगा 2 -1 एंड 3, अगला आ जाएगा 7 और लैम्डा और यहाँ पे -1 इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2, इसके कॉलम इसके रो को ढक देना है, तो यह जाएगा 1 -3 लैम्डा, फिर माइनस का 3, इसके कॉलम इसके रो को ढकना है, तो यह जाएगा 2
सॉरी -2 और -21, फिर अगला है -2, इसके कॉलम इसके रो को ढक देंगे तो 2 लैम्डा और प्लस का जाएगा 7 इक्वल टू क्या लेके चलेंगे 0। इसको सॉल्व कर दें, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा 2 - 6 लैम्डा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 21 2 23, 23 दिया 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 हो जाएगा। और इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 लैम्डा और माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से लैम्डा वालों को एक साथ कर लेते हैं तो -6 लैम्डा -4 लैम्डा तो माइनस का 10 लैम्डा हो जाएगा और 69 और +2 तो ये हो जाएगा 9 2 11 71 और 71 में से 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4 7 4 11 है ना, तो 6 में से 1 गया 5, 57 बचेगा, लेकिन प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 57 हो जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगा 57/10, तो लैम्डा की वैल्यू तो आ गया 57/10, सही है ना। लैम्डा की वैल्यू अगर 57/10 रखेंगे तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा, सही ना। और अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, तो हमें वो सॉल्यूशन भी निकालना है इस क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो पहले हमें इस लैम्डा को यहाँ पे रख देना पड़ेगा, है ना। तो नाउ सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x + 3y - 2z = 0 और अगला है 2x - y + 3z = 0, अगला है 7x। अच्छा, लैम्डा की जगह हम लोग क्या रखेंगे 57/10, तभी तो वैल्यू सॉल्व होगा, तो 57/10 और इंटू y - z = 0। तो ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा और सिंपल कर देते हैं, 10 एलसीएम ले लेंगे, सही ना, और एलसीएम तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा 70x और प्लस में 57y और माइनस में 10z = 0 और ये हो गया इक्वेशन 3, सही है। अब हमें निकालना है सॉल्यूशन, तो आपको पता है चूंकि ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रहा है, इसका मतलब d = 0 है, तो इसका मतलब ये हो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। और ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को हम लोग रियल नंबर मान लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होता है, 3 इक्वेशन में से किसी भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करके किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना होता है। तो बोलो किसको एलिमिनेट कर दिया जाए, तो हमें ऐसा लग रहा है इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग माइनस कर देंगे तो x वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो ये तो आसान लग रहा है, तो इसे भी गायब कर देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो फर्स्ट को सेकेंड में से घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा 2x प्लस में 3y माइनस 2z = 0, अगला है 2x माइनस y और प्लस में 3z = 0। इसको मैं घटाना है तो साइन चेंज होगा, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 4y और ये बन जाएगा 5z = 0। तो यहाँ से किसी एक की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो ये चलो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5z/4, 5z/4। अब यहाँ पे आपको किसी एक को मान लेना है एनी रियल नंबर, तो चलो यहाँ पे हम लोग z को मान लेते हैं, लेट z = k हमने मान लिया, सही ना, और k क्या कोई रियल नंबर है। तो बताओ y की वैल्यू कितना हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगा 5k/4 हो जाएगा, सही ना। जैसे ही z की वैल्यू हमने k माना तो y की वैल्यू 5k/4 हो गया। अच्छा, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इन सब की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे या तो 1 में या तो 2 में या तो 3 में। चलो मैं 1 में रख देता हूँ, ठीक है, चलो 1 में रख देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × x और x की वैल्यू तो हमें निकालना है, यहाँ पे प्लस में 3y तो 3 × y, y की वैल्यू पता है 5k/4 और फिर माइनस में 2z, माइनस में 2z, z की वैल्यू तो k है तो यहाँ पे k रख देते हैं इक्वल टू कितना 0। आप k की जगह t यूज कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और यह आ जाएगा प्लस में 15k/4 माइनस में 2k = 0। तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 2x और एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 15k माइनस 4 दूनी 8k आ जाएगा, है ना, = 0। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वैल्यू निकल के आएगा 2x और 15k माइनस 8k यानी कि 7k, तो 7k/4 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा माइनस में 7k/4 इंटू 2 भी आ जाएगा, ये 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो -7k/8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गया -7k/8, यहाँ पे y की वैल्यू 5k/4, z की वैल्यू k आया है। तो आप देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, तो सिंपल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दें, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 4 और 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा, तो उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी को। तो 8 से सभी को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा x = -7k, 8 से मल्टीप्लाई करने गायब हो जाएगा,
y की वैल्यू को अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 10 के आ जाएगा। 8 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा, 8 के आ जाएगा। मल्टीप्लाई क्यों किए, सिंपल फॉर्म में दिखाने के लिए, ठीक है ना। आप ऐसा कर सकते हो क्योंकि के एनी रियल नंबर है। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।